हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। 18 जुलाई 2022 मंडे जो न्यूज़पेपर एनालिसिस हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको हम देखेंगे। देखो, मंडे को जो आर्टिकल है, जो न्यूज़ एनालिसिस है, वो थोड़ा लेट हो जाता है। इस वजह से हो जाता है क्योंकि मंडे को जो है मेरे यहाँ मंदिर है तो वहाँ पे पूजा होती है, तो करीब 1-2 घंटे जो है लग जाते हैं, पूरा साफ करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है मंडे को एडिटोरियल जो है बिल्कुल यहाँ पे लेट आता है। नाउ सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूज लो मोल्डो पॉइंट जो है ये अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे है। अब आपको बताना है कि ये है कहाँ पे। ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है। ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये लद्दाख में लोकेटेड है या ये सिक्किम में लोकेटेड है। तो अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है और बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। चूज लो मोल्डो पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पे है और मुझे ये भी बताना है कि ये न्यूज़ पे क्यों है। आगे बढ़ते हैं। आज का इंडियन एक्सप्रेस अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। मॉनसून सेशन जो है आज से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मॉनसून सेशन अब जो है स्टार्ट होने वाला है और मेनली आपको पता होगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के चुनाव भी जो है होने वाले हैं ना। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एडिटोरियल सेक्शन अगर आप दोगे तो एक्सप्लेन सेक्शन में ये एक आर्टिकल है, इस देयर आर क्राइसिस इन राइस। तो मेनली यहाँ पे राइस की बात करी जा रही है। इस आर्टिकल को जो है पहले हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि राइस में जो है हमको कमी क्यों देखने को मिल रही है। राइस की जो बुआई है वो कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पानी की जो है शॉर्टेज देखने को मिल रही है। रेनफॉल प्रॉपरली यहाँ पे हुई नहीं है। और देखो, चावल में जो है बहुत ज़्यादा पानी लगता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, जैसे कि एक राइस है, पैडी बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हो गया शुगर केन, गन्ना जिसको आप बोलते हो। इनमें बहुत ज़्यादा जो है पानी लगता है। एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो बियॉन्ड कास्टा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हाल ही में अमेरिका ने ये कह दिया कि हम जो है कोई भी सैंक्शन नहीं लगाएंगे इंडिया पे, क्योंकि इंडिया जो है रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप देखोगे जब टर्की ने खरीदा था, टर्की जबकि नाटो एलाइज है, तब यूएस ने जो है सैंक्शन इम्पोज कर दिए थे। तो अब जो है इसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज के समय अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है और इन्होंने प्रॉपरली एक अमेंडमेंट जो है पास किया। ठीक है, जो इनका लोअर हाउस है बेसिकली वहाँ पे जो है लाया गया, इसके बाद जो है अपर हाउस में जाएगा। तो इस चीज़ को जो है पे बताया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ड्राइंग हार्डर लाइन्स, ये जो है हमारे काम का जो है आर्टिकल बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अ लाइटर टच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अ ऑर्डरली ट्रांजिशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया कि हमको जो है यहाँ पे कौन से मेजर स्टेप लेने चाहिए जिससे कोल का प्रोडक्शन जो है यहाँ पे बढ़ सकता है। इसके अलावा हमको जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी फोकस करना चाहिए, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम एकदम से फोकस नहीं हो सकते, एकदम से हम शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमने कोल से सीधे रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की सोची तो इससे जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो है हमको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करना चाहिए। इस आर्टिकल में यहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में बताया गया है। स्टार्टअप्स पे आपको मेजरली बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब फंडिंग यहाँ पे रुक गई। इसके अलावा जो फंडर्स हैं वो भी जो है बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक डाटा यहाँ पे ये बताता है कि 40% के लगभग जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर रुक गई है। मतलब जो स्टार्टअप्स आप देखते हो ना, जो करीब 100 करोड़ के ऊपर की कंपनी बन गई, यूनिकॉर्न कंपनी यहाँ पे बन गई है। तो ये कंपनी इतनी बड़ी ऐसे नहीं बनती, इनको स्टार्टअप मिल जाता है, मतलब इनको यहाँ पे फंडिंग मिल जाती है। तो इस वजह से जो है ये कंपनी डायरेक्ट जो है यूनिकॉर्न बन जाती है। ठीक है, और मेनली कोविड के समय हुआ यह है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है लोगों ने एजटेक जो कंपनी है, मतलब जो एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं, उनमें जो है ज़्यादा यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, 2-3 सेक्टर ऐसे होते हैं जो कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकते। पहला एजुकेशन, दूसरा जो मेडिकल है वो, ठीक है, इसके अलावा फूड आइटम्स। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इनमें जो है मेनली आपको काफ़ी जो ग्रोथ है वो आपको जो है देखने को मिलेगी। नाउ वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हो। नाउ अगर हम बात करें सेशंस की, तो देखो पार्लियामेंट्री सेशन में आपको 3 सेशन देखने को मिलेंगे, मतलब संसद में हमको 3 सेशन देखने को मिलते हैं। अब मॉनसून सेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मेनली भारत के वो कौन कौन से सेशन होते हैं पार्लियामेंट में, तो उसको समझ लो। सबसे पहला होता है बजट सेशन, जो कि फरवरी से शुरू होता है, मई तक चलता है। फिर होता है मॉनसून सेशन,
जुलाई से शुरू होता है, सितंबर तक चलता है। 3-3 महीने के होते हैं ये, ठीक है। विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक चलता है। अब इन 3 महीनों में क्या होते हैं, जो बिल हैं वो यहाँ पे पास करे जाते हैं। मतलब जो पार्लियामेंट में सब जो है अपनी अपनी यहाँ पे स्पीच देते हैं, अपने अपने जो बिल है वो यहाँ पे रखते हैं कि भैया इस पे जो है हमको चर्चा करनी चाहिए। बजट सेशन में बजट की बात होती है, मानसून सेशन में भी जो है जो बिल्स हैं उन पे यहाँ पे बात होगी, उसके बाद विंटर सेशन होता है। तो पार्लियामेंट पूरे तरीके से 9 महीने काम करता है और 3 महीने जो है जो एमपीज होते हैं वो यहाँ पे छुट्टी मनाते हैं। ना बजट सेशन में क्या होता है, तो बजट सेशन जो है यूजुअली फरवरी से मार्च मई तक हमको देखने को मिलता है हर साल, और ये कंसीडर किया जाता है कि हाईली क्रूशियल सेशन होता है संसद का। बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है, जो लास्ट वर्किंग डे होता है फरवरी का, वहां पे बजट को जो है प्रेजेंट कर दिया जाता है। मेंबर जो है डिस्कस करते हैं, बहुत सारे जो प्रोविजन होते हैं बजट से रिलेटेड उस पर यहाँ पे बात करते हैं। इसके अलावा टैक्सेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात करी जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट को प्रेजेंट करता है, और बजट सेशन जो है जनरली 2 पीरियड में जो है यहाँ पे स्प्लिट कर दिया जाता है। तो एक मंथ में जो है आपको बेसिकली जो गैप है वो आपको जो है देखने को मिलेगा। अब अगर हम इस सेशन की बात करें तो हर साल ये स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट के एड्रेस से। प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस को यहाँ पे एड्रेस करता है कि भैया बजट सेशन जो है होने वाला है, तो कृपया कर आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है मानसून सेशन। मानसून सेशन जो है ये जुलाई से सितंबर तक चलता है हर साल। इसके बाद 2 महीने का जो है ब्रेक होता है बजट सेशन के बाद, उसके बाद जो है मानसून सेशन यहाँ पे चालू हो जाता है। अब इस सेशन में जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस करी जाती हैं। बजट सेशन में तो हमने बजट की बात कर ली कि भैया इतना पैसा जो है हमारे पास आता है, ठीक है, और इतना पैसा जो है हमारा जाता है, और इतना जो है डेफिशिएट हमको देखने को मिल रहा है, मतलब इतना सारा जो डेफिशिएट है वो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब मानसून सेशन आता है तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है कि पब्लिक के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज यहाँ पे फ्रेम करना चाहिए, तो उसके विषय में जो है यहाँ पे बात करी जाती है। फिर आता है विंटर सेशन। विंटर सेशन में जो है पार्लियामेंट में मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा। ये शॉर्टेस्ट सेशन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीनों सेशन में से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होता है, तो विंटर सेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है जो और भी जो चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो पहले यहाँ पे रह गए हैं उनको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो है यहाँ पे बात करी जाती है ना। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्राइसिस इन राइस बताया जा रहा है। देखो आज के समय हो क्या रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है ये यहाँ पे आ तो रहा है, लेकिन जितनी यहाँ पे रेनफॉल होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। तो खरीफ क्रॉप्स के लिए जो पानी है उसकी कमी हमको देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो ऐसा बताया जाता है कि करीब 17.4% का जो डाउन है वो हमको जो है राइस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये क्या चिंता का विषय है, तो जी हाँ बिल्कुल है। सरकार देखो आज के समय करीब 47.2 मिलियन टन का जो राइस है ये यहाँ पे जो है मतलब प्रोडक्शन जो है इतना हमको देखने को मिल रहा था 1 जुलाई तक। लेकिन अगर आप देखोगे तो करीब मिनिमम लेवल जो है ये स्टॉक का वो हमको कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे जितना यहाँ पे स्टॉक करते हैं ना तो यहाँ पे कम होता जा रहा है। अब देखो इससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। 2008 से लेकर अगर आप 2022 तक का डेटा देखोगे तो राइस में जो है प्रोडक्शन तो यहाँ पे ठीक हो रहा है, लेकिन अगर आप इस साल देखोगे 2022 में तो आपको जो है कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 472 जो मेट्रिक टन है वो जो है हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो 472 जो लाख टन है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जो स्टॉक है उसमें भी यहाँ पे गिरावट आ रही है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, डेफिशिएंटी इन रेनफॉल, मतलब जिस तरीके से रेनफॉल यहाँ पे कम हो रही है, रीज़न सबसे बड़ा यहाँ पे यही है। और देखो कई सारे जो अलग अलग रीजन है वहाँ पे अलग अलग रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये वरी करने की बात तो है, लेकिन उतनी भी यहाँ पे वरी करने की बात नहीं है कि हम जो है यहाँ पे मतलब हमारा प्रोडक्शन जो है कम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल जो है कम हो रही है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि इतनी भी जो है यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब अगर हम एडिटोरियल सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो बियॉन्ड कास्टा वाला आर्टिकल है वो हम देखते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आज के समय जो एनडीए गवर्नमेंट है, मतलब नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो यहाँ पे ये कहती है। अब आपको एनडीए गवर्नमेंट और यूपीए गवर्नमेंट में फ़र्क आपको समझ में आता है, नहीं आता होगा। तो एनडीए की सरकार जो है मोदी जी की सरकार है, ठीक है। एनडीए का मतलब होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में इसको एनडीए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलायंस है, ये भी एक अलायंस है एनडीए और ये भी एक अलायंस है। अब एनडीए में जो बीजेपी है, इसके अलावा जो इनके और भी सपोर्टर्स हैं और भी जो पार्टी इनको सपोर्ट करती हैं, तो उन्होंने मिलकर जो है यहाँ पे एक कोलैबोरेशन की सरकार बना ली। ये चुनाव के पहले होता है, ठीक है, चुनाव के पहले जो है बना लिया, तो इन्होंने जो है उसको नाम दे दिया एनडीए। वहीं अगर आप यूपीए की बात करोगे तो इसमें कांग्रेस है,
कांग्रेस के साथ जो है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी है, ये सब कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने भी चुनाव के पहले जो है अपनी एक सरकार बना ली, जिसको हम यूपीए सरकार कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो हो क्या रहा है कि आज समय एनडीए सरकार जो है, मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, वो मोर से ज़्यादा वेपन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है घर में। मतलब हम जो है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत अपने खुद के वेपन्स जो है मैन्युफैक्चर यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो, इसको देखते हुए अगर आप देखोगे तो एक अर्जेंट और एक पॉलिसी एक्शन की जो है यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि हाल ही में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, मतलब अमेरिका का जो लोअर हाउस है यूएस कांग्रेस का, उसने एक अमेंडमेंट जो है पास किया, एक मेजोरिटी के साथ यहाँ पे पास किया, मतलब पूरी मेजोरिटी के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ जो है वो यहाँ पे पास हो गया कि हमको जो है इंडिया को स्पेसिफिक वेवर के जो वेवर में रखना चाहिए। मतलब इंडिया को जो है हमको रियायत देना चाहिए कि हम जो है सैंक्शन ना लगाएं किस पे, इंडिया पे। मतलब अमेरिका जो है सैंक्शन नहीं लगाएगा इंडिया पे, क्योंकि इंडिया जो है एडवांस रशियन वेपन खरीद रहा है। अब देखो, आज समय से स्थिति अगर आप देखोगे, आज के समय अगर आप स्थिति देखोगे, तो यहाँ पे यह है कि इंडिया जो है कंटिन्यूसली जो रशियन वेपन पे जो है डिपेंड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखो तो एक इशू ये भी हमको देखने को मिल रहा है कि रशिया जब यूक्रेन पे इन्वेजन कर रहा है, तो कई देश जो है यहाँ पे रशिया के सपोर्ट में आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप देखो तो चाइना ओपनली यहाँ पे ये बोलता है कि भैया हम जो है किसको सपोर्ट करते हैं, हम जो है रशिया को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। अब इसी को देखते हुए जो कार्सा एक एक्ट है वो यहाँ पे लाया गया था 2017 में, जिसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट इन 2017। मतलब इसी के अंडर में जो अमेरिका है वो क्या करता है, सैंक्शन जो है इम्पोज करता है। अब ये यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई जिस तरीके से कोई भी देश अगर रशियन वेपन को परचेज करता है तो उस पर जो है हम यहाँ पे सैंक्शन इम्पोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, रशिया है। हालांकि वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखोगे तो रशिया और अमेरिका जो है आपको साथ में देखने को मिलेंगे। वो तो एक मतलब थोड़ी सी एक तरीके से आप समझ लो एक प्रॉब्लम तो थी, लेकिन फिर भी जो है दोनों यहाँ पे साथ में आ गए वर्ल्ड वॉर 2 में। नहीं तो दोनों जो है बिल्कुल यहाँ पे अलग होते। तो यूएसएसआर और जो अमेरिका है उसके बीच में आपको एक बहुत बड़ी रेस भी देखने को मिलेगी, किसकी, न्यूक्लियर वेपन की। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन की जो रेस है वो इन्हीं दोनों देशों के बीच में रही। तो ये दोनों देश जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिढ़ते हैं, मतलब इन दोनों की लड़ाई जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगी। अब देखो होता क्या है कि यूएस ने सैंक्शन जो है 2020 में टर्की पे लगाए, जबकि टर्की जो है नाटो एलाई है। इसके साथ साथ इसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा रशिया से इस वजह से। लेकिन वहीं अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया भी S-400 खरीद रहा है मॉस्को से, लेकिन लेकिन यूएसए जो है कोई भी सैंक्शन इम्पोज नहीं कर रहा इंडिया पे। उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि नहीं, हमारी जो है इंडिया से बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, यूएस और इंडिया जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, और बायलैटरल डिफेंस अगर आप कॉपरेशन देखोगे दोनों देशों के बीच के तो वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम इंडो पैसिफिक में मेंबर भी हैं, मतलब क्वाड के मेंबर भी हैं, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे सैंक्शन इम्पोज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कार्सा जो अथॉरिटाइज वो यहाँ पे प्रेसिडेंट को अथॉरिटाइज करता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो सैंक्शन जो है यहाँ पे वेव कर सकते हैं, मतलब सैंक्शन जो है हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखते हुए यूएस के प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे जो सैंक्शन है उनको हटा सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखोगे तो इन दोनों ने ही भारत पे जो है कोई भी सैंक्शन नहीं लगाए, हम पे जो है उनको वेवर ही मतलब हमको दिया हुआ है। और देखो सबसे बड़ा आज के समय इंडिया इनके लिए इंटरेस्ट है चाइना। ठीक है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए हम जो है बहुत सारे वेपन यहाँ पे प्रोक्योर कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो इससे जो है फायदा किसको हो रहा है, फायदा जो है अमेरिका को भी यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि देखो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये चाइना है। अब आज के समय यूएसए और चाइना की भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पैसिफिक रीजन में अगर आप देखोगे ना तो कई प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिलेगी यूएस और चाइना के बीच में। अब एक तरीके से अगर आप देखोगे इस पूरे एरिया में चाइना को काउंटर करने के लिए कौन सा देश है, तो इंडिया। तो इसलिए जो है यूएसए यहाँ पे सैंक्शन भी नहीं लगा रहा। यूएसए को पता है कि भैया इंडिया की अगर हम मदद करेंगे तो जब चाइना से हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इंडिया जो है बिल्कुल हमारी यहाँ पे मदद कर सकता है। अब देखो जो यूएस का सेनेट है वो उसके पास जो है यहाँ पे बिल जाएगा, तो वो भी जो है यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉपरली मेजोरिटी से जो है यहाँ पे पास कर दे। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया हम भारत पे जो है सैंक्शन इसलिए भी नहीं लगा रहे। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये भी है कि भारत आज के समय जो है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट पे जो है ज़्यादा फोकस कर रहा है। आज के समय अगर आप देखोगे तो हम भला ही रशिया से मिलिट्री सप्लाई तो ले रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आप इंडिया का एक्सपोर्ट देखोगे तो इंडिया का जो मिलिट्री डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी जो है आपको काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात यह है
कि इंडिया और रशिया के टाइज जो है उस समय के हैं जब रशिया जो है था भी नहीं, रशिया जो है यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और 1960 में अगर आप देखोगे तो मॉस्को मतलब चाइना और जो रशिया है उनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती थी। भले ही आज के समय रशिया और चाइना जो है क्लोज पार्टनर हैं, लेकिन दिल्ली की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है। मतलब हमारे लिए सरदर्दी कौन है आज के समय, वो चाइना है। तो रशिया चाइना जो है आज समय बहुत बड़े एलाइज हैं, और वेस्ट के लिए भी अगर आप दोगे तो रशिया चाइना जो है एक साथ यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो मेनली आज के समय जो है इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न कौन है, चाइना। और जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पे यहाँ पे इन्वेड कर दिया, उसके बाद यूएस और यूरोप जो है पूरी तरीके से यहाँ पे हिल गया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रशिया पे, तो भारत जो है रशिया पे यहाँ पे फोकस कर रहा है, मतलब रशिया से जो है हम वेपन यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो हम जो है कोशिश यहाँ पे ये कर रहे हैं कि भैया हम डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे खुद ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। इसके अलावा जो फॉरेन प्राइवेट कैपिटल है वो जो है हम अपने देश पे यहाँ पे ला पाएँ। तो मेनली आज के समय भारत जो है इस पे यहाँ पे फोकस कर रहा है कि हम जो है भैया एक प्रॉपर पॉलिसी को फ्रेम करें और जो वेपन्स हैं उनको खुद ही जो है अपने देश में यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो हम कर पाएँ। तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एक लाइटर टॉर्च। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया अगर आप देखोगे आज के समय तो जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम है भारत में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब किस तरीके से ये डिक्लाइन हो रहा है, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो जो स्टार्टअप्स है वो धीरे-धीरे जो है बिल्कुल स्लो यहाँ पे होते जा रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है, फंड रेजिंग। पहला तो यहाँ पे फंड का इशू है, जो लोग यहाँ पे फंड देते थे तो यहाँ पे जो है फंड नहीं मिल रहा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो यूनिकॉर्न्स थे, मतलब जो उनका वैल्यूएशन यहाँ पे $1 बिलियन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहले हम देखते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है फास्ट यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे आज समय तो फंड रेज करना जो है एक बहुत ही बड़ा जो है दिक्कत वाली बात हो गई है। तो धीरे-धीरे अगर आप देखोगे तो फंड जो है यहाँ पे सीज होता जा रहा है, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे पैसा नहीं दे रहे। अब एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो पीडब्ल्यूसी में यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है पब्लिश करी, मतलब एक सर्वे कराया कि 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो करीब $10 बिलियन से ज़्यादा जो फंडिंग है वो यहाँ पे रुकी हुई है। ठीक है, इंडियन स्टार्टअप्स पे जो लोग हैं वो यहाँ पे पैसा नहीं लगा रहे। और अगर हम डिक्लाइन देखते हैं तो करीब 40% का डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है, जो कि करीब अप्रैल से जून के बीच का इसी साल का $6.8 बिलियन है। ठीक है, अब ये डिक्लाइन क्यों है? अब ये डिक्लाइन जो है इस तरीके से यहाँ पे ट्रेस किया जाता है, तो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। पहला तो भैया सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पे क्या करे हैं, जो रेट है वो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिए। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई। तो जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा दिए तो लोग जो है यहाँ पे लोन लेते थे कि भैया लोन लेके जो है हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो इंटरेस्ट रेट है उनको यहाँ पे बढ़ा दिया। इसके अलावा आपको ग्लोबल स्लोडाउन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो टेक वैल्यूएशंस हैं, इन्वेस्टर जो है आज समय बहुत सोच समझ के पैसा निवेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उठा के जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, वो यहाँ पे बहुत कुछ सोच समझ के जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया का जो स्टार्टअप्स है उनमें आपको जो है कंप्लायंस इंटेंसिव भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसकी वजह से भी आपको काफ़ी कंसर्न देखने को मिलने वाली है। मतलब जो बाहर की कंपनीज है वो इसलिए यहाँ पे निवेश नहीं कर रहे क्योंकि भैया भारत की सरकार ने जो है पहले यहाँ पे एक चीज़ बोल के रखी है कि डाटा प्रोडक्शन पे जो है हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे। मतलब हम किसी का पर्सनल डाटा यहाँ पे रिवील नहीं करवा सकते। ठीक है, तो डाटा की और प्राइवेसी को लेके जो है भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, और इसकी वजह से काफ़ी सारी फंडिंग जो है रुकी हुई है। नाउ देखो, अब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि क्या डाटा लोकलाइजेशन, मतलब डाटा को अगर हम लोकलाइज कर लेंगे तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है। हमको जो है सबसे पहले डाटा प्राइवेसी सिक्योरिटी को जो है देखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स के लिए हम जो है यहाँ पे डाटा, लोगों के डाटा और जो लोगों को डाटा जो प्राइवेसी है उससे यहाँ पे खेलें, तो नहीं, ये बिल्कुल भी जो है यहाँ पे गलत है। तो आज समय अगर आप देखोगे तो ये कहा जा रहा है, राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि हमको एक केयरफुल बैलेंस जो है जो प्राइवेसी और इनोवेशन के बीच में जो है हमको बिल्कुल यहाँ पे बना के रखना चाहिए। हालांकि भारत सरकार जो है यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी कंसर्न भी है और उनको थोड़ी सी यहाँ पे सिंपैथी भी दे रही कि भैया ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी ने जो है इस चीज़ को यहाँ पे एग्जामिन भी किया, मतलब इस प्रॉब्लम को यहाँ पे एग्जामिन भी किया कि भैया हमको डाटा लोकलाइजेशन की जब ज़रूरत पड़ेगी तब जो है हम यहाँ पे बिल्कुल जो बिल है उसको यहाँ पे ड्राफ्ट कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए जो है अगर आप देखोगे तो जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो डाटा प्राइवेसी का मतलब जो दायरा है उसी के अंडर में रह के जो है पूरे तरीके से यहाँ पे काम करना चाहिए।
तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पॉलिसीज़ में जो प्रोटेक्शन, जो डाटा प्रोटेक्शन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स के चक्कर में सरकार जो है लोगों के डाटा से यहाँ पे खिलवाड़ करे, ठीक है? क्योंकि इसके जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। किसी का डाटा यहाँ पे चला गया और उसकी वजह से जो इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से जो है दुनिया में या देश में अगर आप देखोगे तो लोगों को जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हालाँकि जो सरकार है वो यहाँ पे ये कहती है कि भैया इनोवेशन के साथ-साथ जो है हमको जो प्राइवेसी है उसको भी यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए और इन दोनों के दायरे में रह के ही जो है स्टार्टअप्स को अपने जो है काम करने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें आज प्रॉस्पेरिटी लेसन फॉर इंडिया। अब देखो आज के समय हो क्या रहा है कि हाल ही में यहाँ पे ये कहा गया कि भैया 2023 में भारत जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस देश यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे ये कहती है पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिस की कि भैया यहाँ पे फोरकास्ट किया कि इंडिया जो है चाइना को सरपास कर जाएगा 2023 में। 1.5 बिलियन आबादी हो जाएगी 2030 में, 1.66 बिलियन हो जाएगी 2050 में। अब अगर आप 3 साल पहले देखोगे यूनाइटेड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिस 2019 में आया था, उसने यहाँ पे ये कहा था कि इंडिया जो है चाइना को सरपास कर जाएगा 2027 में। लेकिन अगर आप असम में ग्रोथ रेट देखोगे इंडिया का, तो वो आपको चाइना से ज़्यादा फास्टर जो है देखने को मिलेगा। ग्लोबल एजेंसी जो है इसको यहाँ पे क्लेम भी करती है। अब देखो हर एक कंट्री जो है उसके पास आपको जो है पॉलिसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है? और प्रॉपर जो है हर देश अपने गोल की तरफ जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। अब देखो चाइना की बात अगर हम करेंगे पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से, तो चाइना ने किस तरीके से जो है पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रोल किया। भैया एक ज़माने में चाइना में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, आज भी चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन 1978 से ही चाइना ने जो है अपनी पॉलिसीज़ पे यहाँ पे फोकस किया। इसके अलावा जो इनकी पब्लिक है, उस पे यहाँ पे फोकस किया। इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम है, इस पे यहाँ पे फोकस किया, ठीक है? तो मेनली सरकार ने पॉपुलेशन पे तो फोकस किया ही है, इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम है और इनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पे यहाँ पे फोकस किया। मतलब पहले इन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, फिर उसके बाद जो एमएसएमई टाइप के जो स्टार्टअप्स हैं, मतलब जो छोटी छोटी कंपनीज है, उन पे यहाँ पे फोकस किया। तो अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चाइना की 1978 से अगर आप स्टोरी सुनोगे तो मतलब 1978 से इसकी स्टोरी आप सुनोगे तो काफ़ी यूनिक है। अब कंट्री ने जो है फास्टेस्ट डिक्लाइन यहाँ पे देखा पॉवर्टी में, और आज के समय एक देश ऐसा है जो कि सुपर पावर है, परहैप्स यूएस के बाद जो है आपको चाइना सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भारत को जो है बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहिए चाइना से। 1978 में चाइना में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हो गए थे। इनकी पर कैपिटा इनकम जो है $156.4 थी, ठीक है? मतलब $156.4 थी चाइना की। वहीं अगर आप भारत की देखोगे तो भारत की 205.7 थी। मतलब 1978 में भारत में जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी थी? 205 थी। ये मैं इंडिया यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? चाइना की कितनी थी? $156 थी। अब आप देखो यहाँ पे लगभग आपको $50 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है? मतलब 1978 में भारत जो है चाइना से यहाँ पे आगे था। 62 में वॉर हुआ और 1978 में जो है भारत चाइना से आगे था। वहीं अगर आप आज के समय देखोगे तो आज समय भारत की स्थिति जो है आपको बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिलेगी। अब देखो चाइना ने जो है 6 गुना ज़्यादा जो इनकम है वो आज आपको देखने को मिलेगी। अगर आप चाइना की आज इनकम देखते हो, ये तो 1978 की बात हो गई। अब 2022 की मैं बात करता हूँ, तो 2022 में 12,546, 2021 में 12,556, इसके अलावा भारत की 1933 है। ये 2020 का डेटा है। अब आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, ठीक है? तो मेनली यहाँ पे करीब आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस चाइना ने कैसे फिलअप किया, चाइना ने कैसे 1978 के बाद जो है ग्रो करना शुरू किया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो चाइना ने यहाँ पे ये कहा कि हम जो है अपनी जो मिलिट्री स्टैंड है उसको यहाँ पे बढ़ाएंगे। इसके अलावा चाइना ने यहाँ पे क्या किया, चाइना ने सिंपली जो है अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को यहाँ पे ले आया, ठीक है? चाइना ने किस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाया, तो सबसे पहले इसने 1978 में एग्रीकल्चर पे फोकस करना जो है शुरू किया। देखो एक बात आप ध्यान रख लो, आप किसी भी देश को पढ़ लो, आप यूरोप का इतिहास पढ़ लो, आप भारत का इतिहास पढ़ लो, आप किसी भी देश का इतिहास पढ़ लो। मैंने मेडिवल हिस्ट्री जो है कंप्लीट भी कराई एमएम अकेडमी ऐप पे। तो मैंने जो है एक चीज़ यहाँ पे पहले ही लेक्चर में बोल दी थी कि किसी भी देश में अगर उस देश को बचाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है एग्रीकल्चर रोल प्ले करता है। आप किसी भी देश का इतिहास पढ़ लेना, आप यही पाओगे कि एग्रीकल्चर ने जो है दुनिया को बचाया है। आज भी भारत में जो भी हम देखते हैं तो वो एग्रीकल्चर की वजह से है। भारत के करीब
70 से 80% लोग जो हैं वो आपको एग्रीकल्चर पे डिपेंड देखने को मिलेंगे। भारत की पूरी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। अगर हमारा एग्रीकल्चर नहीं रहेगा तो हम जो है प्रॉपर तरीके से सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मेनली सबसे पहले तो चाइना ने यहाँ पे क्या किया, एक कम्युनिस्ट जो सिस्टम है उसको यहाँ पे ब्रेक किया। इन्होंने एग्री मार्केट जो है फॉर्म करने शुरू किए। अब देखो 1978 से 84 तक चाइना का जो एग्रीकल्चर जीडीपी है वो 7.1% हमको देखने को मिला। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर की इनकम है, मतलब जो एग्रीकल्चर वाली जो फार्मर्स की इनकम है वो 14% पर एनम जो है यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है। और एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे बढ़ गए। अब लोगों को जो है काफ़ी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे मिल गई, लोगों की इनकम जो है यहाँ पे डबल हो गई। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो उसके बाद इन्होंने जो है फोकस किस पे किया, इन्होंने जो है फोकस किया किस पे, एमएसएमई पे। तो बेसिकली जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग थ्रू टाउन एंड विलेज एंटरप्राइज है, इस पे यहाँ पे फोकस किया। तो इन्होंने स्मॉल स्मॉल बिजनेस जो है वो यहाँ पे शुरू किए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इन्होंने 1980 में जब देखा कि भैया अब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इन्होंने स्ट्रिक्टली जो है वन चाइल्ड पॉलिसी को ले आया। ठीक है। वन चाइल्ड पर फैमिली पॉलिसी को 1980 सितंबर में लाया था चाइना ने, और 2016 तक इन्होंने प्रॉपरली जो है स्ट्रिक्ट तरीके से उसको जो है इम्प्लीमेंट किया अपने देश में। उसके अलावा ओवरऑल जो जीडीपी है वो यहाँ पे बढ़ गई। चाइना की पॉपुलेशन जो है आप कंपेयर करोगे तो 0.1% जो है पर एनम से ग्रो हो रही है, और हमारी जो है 1.1% पर एनम से ग्रो हो रही है। ठीक है। तो मेनली देखो चाइना से बहुत कुछ हमको सीखना भी चाहिए। चाइना ने किस तरीके से अपने एग्रीकल्चर को डेवलप किया। इसके अलावा अगर आप ये पूरे 40 साल का पीरियड देखोगे ना, तो चाइना का जो एग्रीकल्चर है वो करीब 4.5% से ग्रो हुआ। वहीं अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में 1991 में रिफॉर्म आया, कौन सा, एलपीजी रिफॉर्म लेके आए। ठीक है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे 3% पर एनम जो है ये हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। अब देखो मार्केट और प्राइस जो है यहाँ पे लिबरलाइज कर दिए गए एग्रीकल्चर के लिए। अब मेजर इशू अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे ना। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो है डेमोक्रेटिक हैं और चाइना जो है कम्युनिस्ट है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इन सब पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। अब अगर हम पॉपुलेशन स्टोरी पे जाएं तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमने जो है वन चाइल्ड नॉर्म को जो है जब चाइना ने 1980 में लाया था, तो उस समय संजय गांधी ने जो है फोर्सफुली यहाँ पे क्या किया था कि भैया 1970 में ही इन्होंने जो नसबंदी है वो कराना यहाँ पे शुरू कर दी थी। तो पकड़ पकड़ के जो है नसबंदी कर देते, तो इसकी वजह से वायलेंट जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिले। अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उन 2019-21 का, वो यहाँ पे ये कहता है कि सभी गर्ल्स जो हैं जो कि 6 साल की हो चुकी हैं, और उनमें अगर आप देखो तो करीब 16.6 मतलब 6 साल से ज़्यादा की एज की हैं, उनमें अगर आप देखो तो 16.6% जो है ये एजुकेटेड हैं। तो 12 साल से ज़्यादा की जो लड़कियां हैं वो आपको एजुकेटेड देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी एजुकेटेड नहीं है। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया अगर हमको भी अपनी पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रोल करना है, हमको जो है यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो वुमेन्स है वो उनको यहाँ पे एजुकेट करना चाहिए। मेनली हम दो, हमारे दो वाले जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। मम्मी पापा दो हैं, आपके बच्चे दो हैं, तो जब ये दो एक्सपायर होंगे तो ये दो है फुलफिल यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। तो मेनली इस तरीके से जो गैप है वो यहाँ पे फुलफिल जो है पूरी तरीके से होता जाएगा ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से हमको जो है एक कैंपेन यहाँ पे लॉन्च करना चाहिए कि गर्ल्स को जो है एजुकेट करो, और गर्ल्स को अगर हम एजुकेट करेंगे तो उनके दिमाग में अगर ये आ गया कि भैया हमको जो है सिर्फ 2 बच्चे यहाँ पे करने चाहिए, 2 बच्चे से ज़्यादा जो है नहीं होने चाहिए, तो उसकी वजह से जो है हमको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है हम यहाँ पे डिज़ाइन कर पाएंगे, और इससे जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो है सुधर जाएंगी। तो उस आर्टिकल में इसी चीज़ों को जो है यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है एन ऑर्डरली ट्रांजिशन। अब देखो आज समय क्या हो रहा है कि कोल से अगर हम रिन्यूएबल नीड्स पे फोकस करेंगे तो हमको जो है काफ़ी केयरफुली जो है स्विच करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि भैया जैसे यहाँ पे पेंडेमिक यहाँ पे ओवर हुआ, उसके बाद जो है यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हो गया। अब कम्युनिटी प्राइसेस जो हैं जैसे कि एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई। अब दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो आपको एनर्जी का क्राइसिस देखने को मिलेगा। आज देखो रशिया में, तो रशिया यहाँ पे सप्लाई करता है, लेकिन यूरोप में जो है आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हमें भारत में ही देख लो, कोल की शॉर्टेज हो गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान पे कोल खरीद रहा है, और वो कितना 230% जो है ज़्यादा यहाँ पे पैसा दे रहा है लगभग। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ग्लोबल मार्केट में क्राइसिस देखने को मिलेगा। चीज़ें सस्ती नहीं हो रही, चीज़ें और महंगी होती जा रही हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से ये पूरी चीज़ें बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है। सभी देशों में अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अमेरिका में करीब 9% का इन्फ्लेशन है। ठीक है। अब बहुत सारी पॉलिसीज जो है यहाँ पे कोल सेक्टर में हमको ज़रूरी है भारत में। सबसे बड़ी पहले अगर आप देखो तो हमारे पास था नेशनल कोल इंडेक्स। ठीक है। ये इंडेक्स जो है यहाँ पे एक बेंचमार्क जो है यहाँ पे देता है रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट का।
ठीक है। तो सेंट्रल स्टेट और जो कॉन्ट्रैक्टर और जो सरकार है उनके बीच में क्या होता है, जो कोल है उसकी माइनिंग जो है की जाती है, ऑक्शन होता है। तो उसका जो यहाँ पे ज़्यादा पैसा देता है सरकार को, उसको जो है यहाँ पे ऑक्शन दे दिया जाता है। अब एनसीआई जब यहाँ पे आया, मतलब नेशनल कोल इंडेक्स यहाँ पे आया, तो इसको जो है एक होलसेल प्राइस इंडेक्स के बाद जो है यहाँ पे लाया गया। ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो उतनी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जाती थी, लेकिन एनसीआई में सब कुछ जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन डब्ल्यूपीआई जो था हमारा, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें जो है पोजीशन हमको 131 ही देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर आप एनसीआई में देखोगे तो पहले जो है 165 थी, अब जो है 238 जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वहीं इंटरनेशनल कोल प्राइजेस जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है काफ़ी कंसर्न बताया है। 30% जो प्रोडक्शन है कोल का वो जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ और इकोनॉमी पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया। अब देखो आज के समय जो है हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि भैया हमको जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी है उन पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो ये जो 500 गीगावाट का हमने टारगेट रखा हुआ है, ठीक है, ये हम किस तरीके से यहाँ पे अचीव करेंगे भाई? धीरे धीरे करेंगे ना, एकदम से तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते। अगर एकदम से हम कोल से जो ये एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है उन पे यहाँ पे फोकस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी ना। यहाँ पे हुआ क्या है कि जो राइटर है उन्होंने जो है कुछ यहाँ पे सजेशन भी दिए हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि भैया हमको जो है सबसे पहले यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तो हमको जो है प्रॉपर और इफेक्टिव जो है मेजर लेने चाहिए। ठीक है। जैसे डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन जो है उसको यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, जिससे जो एनर्जी डिमांड है उसको जो है हम प्रॉपरली यहाँ पे मीट कर पाएँ, मतलब जो हमारी डिमांड है उसको जो है हम यहाँ पे समझ पाएँ। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने भी यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज़ किया, तो हमको जो कोल बेस्ड जनरेशन है देश में उनको जो है यहाँ पे बढ़ाना चाहिए और ड्राफ्ट जो है कुछ करना चाहिए। इसके अलावा जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है उसको जो है मई 2021 में लाया गया। ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट क्राइसिस हम देख रहे हैं तो ये काफ़ी दिक्कत वाला है और आने वाले समय में अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे बढ़ रही है तो एनर्जी की डिमांड आखिरकार बढ़ेगी ही। ठीक है। तो मेनली हमको जो है जो कोल के प्लांट्स हैं उन पे भी यहाँ पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो कोल का प्रोडक्शन है उन पे भी जो है हमको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोल पे इसलिए बात करी जा रही है क्योंकि भैया जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है उसको अचीव करने में हमको काफ़ी समय लगेगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये बताया गया कि हमको रेगुलेटर और प्रॉपर जो इशू है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और प्राइवेट सेक्टर का जो है ग्रेटर रोल हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नए प्राइवेट कमर्शियल माइनर्स हैं वो जो है हमारी बिल्कुल यहाँ पे मदद कर सकते हैं, तो उनको भी जो है यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। वहीं थर्ड ये बोलता है कि हमको डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है बढ़ाना चाहिए कोल का, और जो प्रोडक्शन बेस जो बेसिकली और जो प्रोडक्शन है उसको जो है हमको डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमको जो क्वालिटी है कोल की, जो कोल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल यहाँ पे हमको इम्प्रूव करना चाहिए और जिससे जो है काफ़ी एफर्ट्स जो है इसमें हमको लगाने चाहिए। चौथा है कि फाइनेंशियल बर्डन जो है कोल सेक्टर पे वो जो है हमको देखने को मिल रहा है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी जो है सरकार यहाँ पे सब्सिडीज दे देती है। अब सब्सिडीज यहाँ पे देती है तो सरकार पे बर्डन आता है। अब कोल के प्राइस यहाँ पे हाई होते हैं तो कोल बेस्ड जो जनरेशन है उनको भी जो है हमको एक्सपोज करना, उनको भी जो है हमको वहाँ पे एक्सपोज करना चाहिए। अब देखो आज समय हो क्या रहा है कि भैया जो पैसे हैं वो भी यहाँ पे टाइम पे नहीं दे रहा है, मतलब जो कोल यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्टेट जो है इन सब जो प्रोडक्शन प्लांट है मतलब पावर प्लांट है उनको यहाँ पे रुपीज़ जो है वो यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे, मतलब एक एक साल का यहाँ पे डेप्ट है। तो मेनली यहाँ पे इस तरीके से कैसे यहाँ पे चलेगा, तो कोल वाले को भी आगे जो है पैसा यहाँ पे पहुँचाना होता है। तो मेनली इसकी वजह से जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ कोल की तरफ फोकस करें, हमको दूसरी तरफ जो है जो ग्रीन हाउस इमिशन है उस पर भी यहाँ पे फोकस करना चाहिए। हम एक तरफ अपनी डिमांड को तो मीट कर लेंगे, लेकिन हमको जो है जो हमारा 500 वाट गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है उसको भी जो है हमको यहाँ पे अचीव करना है। तो मेनली इन फ्यूचर अगर आप दोगे तो हमको कोल पे जो इम्पोर्ट है वो कम करना है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कोल का वो जो है हमको बढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो चेंजेस जो है कोल इंडस्ट्री में लाना चाहिए। कुछ साल में अगर आप देखोगे तो कुछ चेंजेस आए भी हैं जो सबसे राइट डिसीजन रहा है, लेकिन हमको जो है और भी चेंजेस यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है यहाँ पे बताया गया है। नाउ लास्ट में आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो चुसलू मोल्डो पॉइंट ये कहाँ पे है, तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। ठीक है। जो हमारी ये चाइना बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर के 5 मील पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहीं पे इंडिया और चाइना की जो टॉक्स है वो हमको जो है देखने को मिल रही है, मतलब जो 16 राउंड की टॉक है वो यहीं हुई है। इसलिए क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था और ये आपको लेह डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, लद्दाख यूटी में। और ये आप मैप में देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ये मिलेगा।
तो ये चूसलू आप देख रहे हो, ये है ना, यहीं पे हुआ ये पेंगोंग लेक है, पोंगोंग लेक के जो है आपको सदर्न साइड में देखने को मिलेगा, और ये आप देख रहे हो तो यहाँ से इंडिया चाइना की बॉर्डर भी है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और चूसलू एयर स्ट्रिप भी है। तो अब जो आई होप कि आपको जो है ये यहाँ पे कंफर्म हो गया होगा। सो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।